Welcome to De Khabar the podcast. We have got Kutch's very own queen of Bharatnatyam, Dhara Shah. From shaping young talents to owning national stages, she's the rhythm behind many success stories. Let's uncover her beats of inspiring journey. धारा शाह एक ऐसी पर्सनालिटी जो इंस्पिरेशन की वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं। अपनी आर्ट और हार्ड वर्क से उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। उनकी कहानी नॉट जस्ट मोटिवेट्स बट प्रूव्स कि ड्रीम्स को रियलिटी बनाया जा सकता है। Hello ma'am, how are you? Fine. Hello. How did your Bharatnatyam journey begins? स्पेसिफिक मेरी जो लाइफ की जर्नी है और जो मेरी आर्ट की जर्नी है वो सबकी जो बेस बना मतलब पाए की बात जो मेजर पॉइंट है वो है मेरी मदर। क्योंकि मेरी लाइफ में अब आजकल का जो जनरेशन है वो है खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन एक मेरी जर्नी ऐसी है कि मैंने सब कुछ मेरी मम्मी पे छोड़ा था। मेरी मम्मी जो डिसाइड करती थी मैं उसमें आगे निकलती थी। और शायद ये मैं सबके लिए बताना चाहूँगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं कभी कभी आपको कोई पाथ सजेस्ट करते हैं और सच में आप नहीं जाना चाहते हो, बट ये मेरी जर्नी और मेरी एक्सपीरियंस से बता पाती हूँ कि आप उसमें जंप कर दो, जो आप निकलोगे वो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। So, ऐसा था कि आपने भरतनाट्यम कंप्लीट किया एंड तभी टीचिंग स्टार्ट कर दिया या कोई इंस्पिरेशन था? व्हाट मेड यू डू दिस? हाँ, अभी मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेशनल मोड में है। एजुकेशनल मतलब मेरे घर में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ओके। एवरीवन लाइक माय मामा, माय ब्रदर्स, माय चाचा, एवरीवन। और मैं जेबी ठक्कर कॉमर्स कॉलेज भुज में थी और मेरे पापा है ना थोड़े नैरो माइंड थे, तो मेरी बुआ पापा किसी को बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया था। तो लाइक मी कि पॉसिबल ही नहीं है, जो भी करना है यहाँ पे रह के करो। और मैं कम्प्लीटली स्टडी में थी और मेरी जनरेशन ऐसे थी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से उल्टा था, मतलब धीरे धीरे पढ़ाई में आगे निकलती गई और जेबी ठक्कर में फर्स्ट रैंक पे आई, एफवाई में 11, 12, 10 सब में। तो वो समय पे पढ़ाई का मेरा ऐसा पड़ाव था कि अकाउंट, स्टैट्स, मैथ्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स, बोर्ड में भी। तो फाइनली था सीए, कोई था ही नहीं चेंज। समहाउ मेरे स्कूल के मेरे गुरुजी बोलो या हमारे जो मार्गदर्शिका टीचर थे सुमित्रा बेन करके हैं, तो मैं सारे स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी, लाइक यूथ फेस्टिवल, कला महाकुंभ जैसे आता है। तो स्कूल की जो मेन परफॉर्मिंग आर्ट्स की टीम थी ना उसमें मैं टॉप सीनियर थी। तो उसने मुझे बोला कि दारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने सारे मतलब इतना नीड नहीं है कि तू एक नहीं करती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू इसमें जाएगी ये फील्ड तो फर्क पड़ेगा। और ये मिरेकल था कि मैंने कभी भरतनाट्यम सीखा ही नहीं था। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छा डांस करते हो तो आपके मदर बताती है कि प्लीज तू डांस भी कर। कोई भी भरतनाट्यम और क्लासिकल फील्ड से कुछ लेना देना नहीं। एक छोटा सा वर्कशॉप किया था मीरा दीदी का, वो भी स्कूल में से जैसे आता है ना कि भाई किसी को करना है तो बस ओनली लाइक दैट। तो एफवाई बीकॉम के बाद बड़ौदा में अपने यहाँ के मैपत मेहता डॉक्टर करके है, जो पॉलिटिशियंस भी बहुत नामी है, उनके डॉटर मतलब ज्योतिका महन जी जो मेरी गुरु है, तो वो कच्छ के थे और वो बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस टीचर है। ओके। मतलब अब रिटायर हो गए, लेकिन वो समय पे वो डिपार्टमेंटल हेड थे। तो ज्योतिका दीदी वो बेसिकली माधापुर से थी और मेरे कजिन चाचा और मैपत मेहता डॉक्टर खुद वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो सुमित्रा बेन ने मेरी मम्मी को बोला, तो मेरी मम्मी ने पापा को उससे बात की, तो उसने बोला ठीक है, एक मेरे अपने भाई के कोई फ्रेंड है, तो ऐसे करके वो मुझे उसको मिलने लेके गए। ये बात है मतलब मेरा 12th कंप्लीशन एफवाई बीकॉम के समय पे, मतलब बात की शुरुआत ऑलरेडी मैंने एफवाई बीकॉम कर लिया जेबी ठक्कर से। ओके। ऐसा पड़ाव था। तो तभी तो फिर उसने बोला कि आप धारा को भेज दो, मैं उनकी मेंटर रहूंगी, क्योंकि मैं कच्छ से हूँ तो कोई जैसे कैसे अपने यहाँ का कोई होता है तो मैं थोड़ा झुकाव रहता है। तो आई एम डन। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे सीए करना है तो मैं कैसे ये डांस तो मेरा फील्ड ही, और कल्पना भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। कभी नहीं। डांस अच्छा बहुत लगता था, लेकिन वो क्या था कि स्कूल की तरफ से हम आर्ट एंड कल्चर, साइंस फेयर ऐसे
तो वो डिपार्टमेंट में जुड़ी तो हुई शायद थी। आपका मैनिफेस्ट हुआ है जो, और वो चीज आगे बढ़ी है। वो मतलब ये थोड़ा सरप्राइज, क्योंकि अभी के बच्चे को हम पहले से ही पूरा ट्रेनिंग देते, तब वो समय पे तो मैंने कुछ, और फिर मैंने सीधा भरतनाट्यम क्लासिकल सीखने की शुरुआत, मेरा SY BCom MSc और FY BPA फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भरतनाट्यम फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट किया, तब बड़ौदा, तब मेरी शुरुआत हुई सीखने की। सही है, सही है, सही है, नाइस। सो अब आपने टीचिंग शुरू किया, सो आपने इनिशियली कोई थॉट था आपके दिमाग में कि मैं ये टीचिंग शुरू कर रही हूँ, या फिर डायरेक्टली कंप्लीट, मतलब मैं वही वापस से रिपीट करूँगी क्वेश्चन कि क्या इधर आते ही आपने डायरेक्टली शुरू कर दिया था टीचिंग, कोई इंस्पिरेशन था, नहीं, क्या फर्स्ट था? शायद मैरिज हुए होंगे, उसके बाद आपने शुरू किया? नहीं। अभी मैं ये बताऊंगी। मैं ना बहुत आगे का सोचती नहीं हूँ, ओके, करना है, फिक्स हो गया बात, अभी आगे बढ़ना है। उसमें कैसे, मैं जब पढ़ाई भी करती थी तो मैंने सिर्फ भरतनाट्यम, क्योंकि बीइंग अ जैन फैमिली, कभी कभी क्या होता है कि एक मैं मतलब बोलते हैं ना, एक ट्रेडिशनली फैमिली से हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जॉब भी नहीं करने देते हैं, या तो करने देते हैं तो सराउंडिंग में जितना है वहाँ से ही करो, आपको आगे नहीं। परमिशन नहीं मिलेगा। और कभी ऐसा अच्छा खानदान होते हैं तो कर भी देते हैं शादी। तो मेरी मम्मी ने मुझे प्रैक्टिकली एक ही सिचुएशन सिखाई कि धारा, सपोज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनती है और मानो जॉब की परमिशन नहीं मिली आपको, मेरी मम्मी ने सिर्फ 2 सेंटेंस में मुझे मेरा पाथ क्लियर कर दिया था कि तुझे परमिशन नहीं मिली तो तू क्या करेगी। और हाउसवाइफ तो मेरी मम्मी भी नहीं रही थी, और वो समय पे वो MA थी, LR थी यूनिवर्सिटी की, लेडीज मतलब वो मेरे मम्मी के समय में, तो वो मुझे डेफिनेटली, हाँ, और हमारे बेस में वो संस्कार है कि घर की प्रायोरिटी छोड़ के नहीं करना है कुछ भी, फैमिली और खानदान के साथ जो भी करना है करो। तो मानो नहीं करने दिया तो मेरा एक पाथ लॉक हो गया, मेरा जो पूरा स्टडी करियर है वो घर पे रह गया। फिर मैंने भरतनाट्यम किया, भरतनाट्यम के साथ साथ मुझे वहाँ पे MS यूनिवर्सिटी का योग निकेतन का है, मतलब मैं जो हॉस्टल थी ना उन लोगों का ही योगा निकेतन, और वहाँ पे पूरा YCC एंड YTT से डिटेल स्टडी कोर्स है रिगार्डिंग योग। तो मैंने MCom बैंकिंग एंड बिजनेस फाइनेंस के साथ किया। मानो कि मुझे परमिशन मिला तो मैं बैंक में काम करूंगी, और मेरा एक्सपीरियंस था BMCB भुज में बैंक है, मर्केंटाइल और वो सब में, बराबर। अच्छा, ये था दूसरा पड़ाव। मानो कि मुझे जॉब एंड एकेडमी सब कुछ परमिशन मिला तो मैंने भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं एकेडमी लॉन्च करूंगी। ओके, मानो ये भी मुझे नहीं मिला तो मैंने YCC एंड YTTC किया, योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफाइड कोर्स, कि पार्ट टाइम मिलता है मुझे। सपोज ऐसे बताते हैं घर वाले कि आपको 3 घंटा काम घर का देख के बाकी करो, आई एम रेडी विद दैट। तो सब ऑप्शंस आपने ओपन रखे। और मेरा वर्किंग आवर्स में स्लीपिंग टाइम था ओनली 4 आवर्स। वो रात को मतलब 9 to 12, मतलब 9 to 2 एग्जैक्टली 9:30 में सोने जाती थी। 2 बजे पूरा हॉस्टल सो जाते थे ना, तब मैं जगती थी और फिर मैं रीडिंग करती थी, क्योंकि मेरे फाइनल्स एग्जाम्स MCom के और MPA की सेम डेट्स पे आए फाइनल एग्जाम्स। तो मैं 6 घंटा पेपर, मतलब मुझे पता ही था कि ये चुनौती आने वाली है, डिफिकल्टीज होने वाली है। पर यहाँ तक आने के लिए ऑब्वियसली ये तो करना ही था, इसलिए आपने काफी मेहनत की वही है। सो वही। और फिर मैंने ये, मम्मी ने फिर, जैसे हमने लोगों को वैकेशन होती थी तो मेरी मम्मी ने बोला कि दारा तू वैकेशन बैचेस स्टार्ट कर। अच्छा, तो मतलब क्या होगा कि तू जितना पढ़ के आई है ना, इतना तुझे अप्लाई करने का एक तेरा मेथड सेट होगा। और यूनिवर्सिटी में जब डिग्री कोर्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पैटर्न हमारे माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि हमारा मेरा टाइमिंग ही पूरा डांस का होता था। तो मैं जैसे 8 से 6 यूनिवर्सिटी में स्पेंड करती थी, तो डेफिनेटली एक सेंस बन जाती है कि एकेडमी नहीं तो क्या, स्कूल नहीं तो क्या, नेशनल पे जाना है, इंटरनेशनल पे। तो मेरे में ना फॉर्मो ऑलरेडी बना के रखा था। ओके, आपने इंटरनेशनली परफॉर्म किया है? इंडिया को हम लोग 8 से 9 बार रिप्रेजेंट करके गए। ओके, अच्छा। लास्ट टाइम मेरे को शायद याद है ऑस्ट्रेलिया आपने किया है, इतना मुझे ऑस्ट्रेलिया ना? उसके बाद टर्की, इंडोनेशिया, सब जगह अच्छा, जाके आए। ओके। Yes. तो भरतनाट्यम में मतलब डांस परफॉर्मेंसेस होते थे या कोई और भी? फॉर्म, जो कौन से फॉर्म्स में? हाँ। अच्छा, उसमें कैसा है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, मेरे मतलब मुझे स्पेशली ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इंडिया बाहर रिप्रेजेंट करने का, कि आप मेट्रो सिटी में नहीं हो तो
ठीक है आप काम करोगे, लेकिन जितना वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो आपको कच्छ में रह के नहीं मिलेगी, डेफिनेटली। बराबर। और ये थॉट प्रोसेस मुझे लगता है तब तक 95 to 98 लोगों का मानना है, क्योंकि सब लोग अपना स्टेट क्या अपना कंट्री भी छोड़ के बाहर पढ़ने चले जाते हैं। और स्पेसिफिकली मैं मेरी देश और मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ, वेरी फर्स्ट से। तो मेरी शादी कच्छ में हुई, गांधीधाम। तो गांधीधाम सबका ऐसा मानना था कि बेसिकली कच्छ का कच्छ ही हुआ, भुज थी और गांधीधाम आई शादी करके। तो ठीक है तू आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना चांस नहीं है। और फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट एक ही था कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अभी इतना मतलब रेंज मिलता है, जो आप में कैलिबर है तो आप कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने मेरा पाथ प्रोसेस एंड क्राइटेरिया ऐसे सेट किया कि किस तरह से मैं आगे बढ़ाऊंगी। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी विथ माय मॉम आल्सो इंक्लूडिंग, मतलब उनका वो साइकोलॉजिस्ट है, तो बहुत मुझे हेल्प रहती है उनका, मदर का। तो इस तरह से सेट किया कि मुझे सबको रिप्लाई देना है कि इफ आप जो सोचो और वो सच्चे मन से और सच्ची नीति से आप निकलो आगे, तो कच्छ क्या मैं कुछ सुपर मिर्जापुर में भी हूं ना, तो भी मैं वर्ल्ड पेज पे नाम कर पाऊंगी। ये मेरा पाथ था। फिर ये पाथ में मैं आगे किस तरह से बढ़ी, तो जब मैंने फर्स्ट शुरुआत में एकेडमी लॉन्च किया, फिर मुझे पता चला कि हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से जा सकते हैं और क्या क्या उसका कैलिबर है। उसके साथ साथ जब मैंने पढ़ाई की क्लासिकल डांस में, भरतनाट्यम की, तब मेरे चिराग सर करके एक फुलमन बाई एकेडमी है बड़ौदा में, जहाँ पे मैंने फोक डांसेस की तालीम ली, क्योंकि मुझे पता था कि क्लासिकल के साथ जो मुझे भारत देश के कल्चर से जुड़ना है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो कल्चर एंड हेरिटेज को रिप्रेजेंट करे। तो कल्चर एंड हेरिटेज फोक मतलब रीजनल सारे फोक आ जाते हैं। तो मैंने क्लासिकल एंड फोक दोनों में मास्टरी ली। ओके। और जब आप बाहर देश के लिए बोल रहे हो, तो बाहर देश में कैसा होता है कि जब भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, बराबर, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने में वहाँ पे आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है। और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फेस्टिवल, जैसे अब तक की मेरा पहला फेस्टिवल था थाईलैंड का कोराट फेस्टिवल, बराबर। कोराट फेस्टिवल से मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, वो टर्की के फेस्टिवल अब तक के हर एक जर्नी मेरी डिफरेंट रही है। और उसमें पूरा एक स्ट्रेटेजी रहता है, पूरा सेटअप रहता है, जिसमें आपको सेट करना होता है। ओके। सो जैसे आपने ये सब किया, तो मैं ऐसा पूछना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को कैसे इंस्पायर करते हो? नॉट स्टूडेंट्स को इंस्पायर, पर कोई एक बिगनर हो तो कैसे ज्वाइन कर सकता है या कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है? ओके। अभी हम लोग जिस तरह से समाज को समझाते हैं कि आप पहली बात कि आपके बच्चों को कोई भी आर्ट एंड कल्चर से जोड़ो, चाहे वो म्यूजिक है, डांस है, लेकिन इंडियन फॉर्म होना चाहिए कंपलसरी, बेसिकली इंडियन फॉर्म। उनसे एक डबल बेनिफिट्स होते हैं। वो आर्ट में वो जीनियस तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी जब भी आप कोई अपने कल्चर को सीखते हो ना, तो अपने कल्चर के प्रति आपको मान जाता है। और धीरे धीरे वो फीलिंग क्या होती है कि अपना देश मेरा कल्चर, ऐसा वाला। तो वो फीलिंग जो सबको अब्रॉड वाला है ना, उनसे सेफ लगता है कि आपके पास टैलेंट है, सीखो भले। आप सपोज कोई मेरा डांस का है, सपोज किसी का एजुकेशन का है, सीखने के लिए आप वर्ड यूज करो, लेकिन देने के लिए अपने देश रखो। और ये मदर्स को भी मैं समझाती हूँ। दूसरा ये होता है कि इंडियन डांसिंग फील्ड, जो कोई भी क्लासिकल हो, मेरा भरतनाट्यम एंड कथक है, लेकिन कोई भी, तो उसमें एक है ना पॉजिटिव वाइब्स होता है। वो सीखने का जिस तरह का तरीका होता है ना, तो जैसे अभी का समय बहुत टफ है और सबसे मेजर पेशेंट होते हैं ना, तो डिप्रेशन के होते हैं। डिप्रेशन अभी के समय में, तो ये सबको फाइट करने का पावर जो कोई कल्चर एंड आर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति का होता है ना, वो आम इंसान का नहीं है। और वो कोरोना के समय पे बेसिकली स्टडी होके फैक्ट ट्रूथ हुआ, ट्रू हुआ। यस, डेफिनेटली वो ट्रू हो गया। तो और हमारे साथ मेरे एकेडमी में बच्चा आता है, तो क्यों क्लासिकल का रेंज बढ़ा, एक तो इंडियन कल्चर सिखाते हैं, उनके साथ ये बच्चा जैसे
आप 8, 9, 10, 11, 12 एज 15, 16 तक आप वेस्टर्न या अपने बेटे को बेटी को प्रीफर करोगे, लेकिन 25, 26 साल के उसके बाद बराबर, तो जो वैल्यू एंड जो रिस्पेक्ट इंडियन, अब या 60 इयर्स के लेडीज भी भरतनाट्यम करेंगे ना तो उनको दिखना प्लीजेंट लगता है, लेकिन वो जब हिप हॉप या ऐसा कुछ डांस करता है तो वो मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़, मतलब हमारा कल्चर जो है ना वो एक ऐसा ट्रुथ के साथ जुड़ा है जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन। कोई भी आर्ट लो तो वो किस तरह का, तो भरतनाट्यम में जिस तरह से पहले 2 साल है ना, हम लोग उनको बेसिकली बॉडी ट्रेन करते हैं उन लोगों की, और बॉडी ट्रेनिंग के बाद उनका एक स्ट्रक्चर होता है हर एक डांस फॉर्म का। भरतनाट्यम में होता है जैसे अला रिपू से लेके 3rd ईयर से स्टार्ट होता है वो ट्रेनिंग, और वो 7th ईयर तक जो पहुंचते हैं तब तक वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे निकलते हैं, लेकिन लास्ट पड़ाव तक जब पहुंचते हैं ना तब वो डिवोशनली कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते हैं। Okay. मैंने वो सुना है कि मतलब ये जो डांस फॉर्म है वो थोड़ा डिसिप्लिन भी कर देता है, बहुत मतलब ज्यादा, बहुत। हाँ, और आप जो बच्चों के लिए बोल रहे हो ना, तो उसमें फिट रहना कंपलसरी है हाँ। आर्ट के लिए, तो हमारे यहाँ से डाइट जाता है एकेडमी से, ओके, तो जो बच्चा उनकी मोम क्या बोलने से ड्राई फ्रूट्स है कि स्प्राउट्स है, फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स है वो नहीं खाते हैं, लेकिन एकेडमी का एक रूल है मेरे यहाँ पे, इतना डाइट फॉलो नहीं होता है तो मैं उनको डांस छुड़वा देती हूँ। और डांस नहीं छोड़ना होता है क्योंकि डांस हम बच्चों को है ना एक फॉर्मो बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन उनको सिखाने का तरीका साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि मेरी मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी, तो मुझे पता है कि मुझे बच्चों को कैसे लेना है, मुझे बच्चों से कैसे लेना है वो चीज़। अब मैं उसको हार्शली मतलब रूडली भी निकाल सकती हूँ और उसको इतना पॉजिटिवली भी निकाल सकती हूँ, और इन लोगों को हम कंटिन्यू स्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे क्या होता है कि उनके पेरेंट भी कंटिन्यू अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके हम बहुत सारे वीडियो शूट्स लेते हैं। ओके, तो वो इतना हैप्पी रहते हैं, तो एंगेज रहते हैं तो फिर हैप्पी Yes, रहते हैं। yes, yes. कोई स्टेज फियर क्या मतलब कोई ऐसे एज बैरियर है कि जैसे आफ्टर 25 एग्जांपल मैंने 5 इयर्स किया है भरतनाट्यम, 4 इयर्स तक एग्जाम दी थी, 5th ईयर में मैं शायद 10th में आ गई तब Right. छूट गया था। छूट गया। तो अभी वो चीज वापस शुरू सेम उससे कर सकते कि नहीं, आपको वापस करना पड़ेगा? कर सकते हो, कर सकते। हाँ, क्योंकि कोई भी नामी एकेडमी है वो प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं देती, शायद आपको ध्यान हो तो जैसे अखिल भारतीय है, हाँ, गुजरात है, हाँ। राइट, तो ये सारे सर्टिफिकेट से क्या बेनिफिट होता है कि जब भी मैंने सपोज कच्छ में कंप्लीट किया मेरा 3 इयर्स बराबर, उसके बाद मैं बाहर गई, मैंने जहाँ पे ज्वाइन किया वहां से मैं 4 कर सकती हूँ, ओके, लेकिन लॉट्स ऑफ समय टाइम गैप की वजह से आप में वो क्लैरिटी सपोज मिस हो गई है, तो 6 मंथ्स आपको वो फॉर्म में आने के लिए ठीक है, बाकी आप आगे का फर्दर स्टडी कर मतलब रिवाइज करा देंगे 6 हाँ, मंथ्स, उसके बाद आप शुरू कर सकते यस। और दूसरी बात कि आपने जहाँ से सीखा है वो आपके गुरु, उनकी सलाह लेके वो ही आपको कनेक्ट कर देते हैं, ओके, क्योंकि अदरवाइज आप सीधा जाओगे तो आप 5 साल के बाद गए सपोज, तो आपको याद ही नहीं होता है ना, तो आपके गुरु से कंसल्ट करके वो एक बार बताते हैं तो वो सामने वाले जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले मैं 6 मंथ्स उसको प्रिपेयर करके फिर मैं उसको फर्दर स्टडी के लिए ले लूंगी। ओके, एंड जो एज का बता रहे हो वो हमने रिसेंटली अष्ट सिद्धि करके आरंगेत्रम करवाया मैंने, उसमें सबसे प्राइम था वो कि समय कभी रुकता नहीं है, और समय के साथ आप खुद चलो तो आपके लिए वो बैरियर नहीं है, मतलब कि एज फैक्टर। ओके, क्योंकि जिसने आरंगेत्रम किया वो 50+ थे, ओके, ओके, सही है, और वो सासू माँ थे, नाइस, ओके, और एक नहीं 8 अष्ट सिद्धि, मतलब 8 सबके बच्चे घर का करना है, सब हाउसवाइफ है, डॉक्टर है, लॉयर है, सबका एक अपना रूटीन है। उसके बाद उन लोग ने सिलेक्ट किया। ओके, मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो स्पिरिट वो समय के साथ है, तो कोई भी एज में मतलब इन शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पता है इसके पहले बोला था कि हम लोग उनको कंटिन्यूस स्टेज प्रोवाइड करते हैं, यस, ठीक है, तो कंटिन्यू मुझे ये पूछना है कि मतलब बच्चों को स्टेज फियर तो रहता ही है, बच्चे नहीं कोई भी एज ग्रुप कोई को स्टेज फियर भी रहता फर्स्ट, है, यस, तो
तो आप उनको ओवरकम करने में कैसे हेल्प करते हो? उसकी एक सिस्टम होती है। जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग दे रही हूँ, बराबर, और आपने बहुत अच्छे से मेरे पास कंप्लीट किया, लेकिन मैं सीधा आपको फ्रंट स्टेज करूँगी ना, कितना भी अच्छा आता है, एक स्टेप आप थोड़ा फियर से जाओ। अभी मैंने आपको ड्यूएट करवाया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, ये है ना मेरे साथ, राइट। इनकी जगह पे और 8 लोग साथ में किया तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ yes, जाएगा। तो हम शुरुआत ग्रुप डांस से करते हैं। ओके। हम लोग बच्चों को, आप समझो ना कि इंडिया के कोई भी स्टेट बाकी नहीं होगा जहाँ पे हम कंपटीशन में लेके नहीं गए बच्चों को पार्ट लेने के लिए। नेशनल में कोई भी बाकी नहीं होगा। और वो भी कैसे प्लान करते हैं, 1 साल का एक ही, सो फाइनेंशियली भी किसी पेरेंट पे बर्डन ना हो, एक ही, बराबर। तो उनसे क्या बेनिफिट होता है कि उसमें मैं 2 या 3 हर एक बच्चे को मिनिमम परफॉर्म करवाती हूँ। एक कंपलसरी ग्रुप डांस, जितने भी लोग जाते हैं, जैसे काफी बच्चे हैं तो 3 ग्रुप 4 ग्रुप, लेकिन ग्रुप डांस कंपलसरी, बराबर। ग्रुप डांस के बाद ट्रायो एंड ड्यूएट कंपलसरी। और वो डिवाइड मैं ही मतलब मुझे पता होता है ना कि कौन से बच्चे का कितनी स्ट्रेंथ है ऐसे, और उसमें से जो बच्चा सोलो के लिए रेडी है उसको सोलो का फॉर्म करवाते हैं ओनली। परफेक्ट, ये होता है। तो अभी आप 6 बार ग्रुप करके आए, 4 बार ड्यूएट करके आओ, फिर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डेफिनेटली राइट। ये अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है? जैसे आपको पता कैसे चलता है? जैसे मैंने नेशनल परफॉर्म किया है पुणे में, तो Yes. ये तो सिर्फ डायरेक्ट गुरु के ABSS. थ्रू। हाँ। तो ये जैसे कोई बच्चे को डायरेक्ट करना हो तो ये चीज हो सकती है कि आपके थ्रू ही हो 100 पाए? नहीं, रुको। अभी जैसे आपने जो ABSS पुणे बता रहे हो ना, ऐसे इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट नामी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और मैं थोड़ा शेयर भी करूंगी इसकी डिटेल। ये सारे प्राइवेट है। ये मेरा वर्ड ध्यान से आप लोग कैप्चर करना, और इसको लोगों तक इसलिए जरूरी है नॉलेज। गवर्नमेंट, प्राइवेट और ये सारे होते हैं ना, जैसे NGO जैसे कॉम्पिटिशन्स ऐसे, तो उसमें वैल्यू किसकी, किसमें जाना चाहिए और किसमें नहीं जाना चाहिए, या तो उसको स्टेप अप में नीचे रखना चाहिए। अभी के समय में सरकार जो कर रही है ना, वो पहले के समय में नहीं था। था बट इसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं था। अभी आप सोचो कि ओलंपिक पहले कितने जाते थे और अब कितने जाते हैं, बिकॉज ऑफ खेल महाकुंभ, बराबर। तो जस्ट लाइक दैट कला महाकुंभ, कला महाकुंभ, यूथ फेस्टिवल, बाल प्रतिस्पर्धा करके एक है वो, और नेहरू केंद्र भी जो है यूथ का वो। ये सारे में जो भी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेते हो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। क्यों? क्योंकि उसके सर्टिफिकेट वर्ल्ड पेज पे मान्यता रखते हैं। मतलब गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है। 110% सरकार का सिक्का आता है। अच्छा, अभी हम लोग स्टेट जीत के आए, बराबर, तो हमारे सारे बच्चों को पर्सनल नाम के साथ, सरकार का सिक्के के साथ। अच्छा, इसलिए तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। सेकंड प्रायोरिटी प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स। प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स मैं खुद भी लेके जाती हूँ। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए स्टेज पे नेशनल फील्ड, क्योंकि लेकिन जैसे आप 1 साल पुणे जाके आए, 1 साल नागपुर में भी हो रहा है, फिर हैदराबाद में भी हो रहा है, अहमदाबाद में भी है, दिल्ली में भी है, ऐसे ABSS। तो ऐसे 2 या 3 लाइफ में, हाँ। तो क्या हुआ, मेजरली रिपीट सरकार के साथ जितना रह सकते हो ना, वो ज्यादा है। दूसरी बात कि आप बोलते हो कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है, नेशनल या इंटरनेशनल। तो अभी आपको शायद पता है, तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स का सेलिब्रेशन के टाइम पे मोदी साहब ने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ऐसे ओपन स्टेज दे दिया पूरे भारत देश को। पूरे भारत देश को ओपन स्टेज दिया, आप अप्लाई करो, एज इज अबोव 15 मस्ट बी एंड इन 30। ओके, अपने अपने वीडियोस भेजो 3 मिनट्स का, और 3 मिनट्स के मिनिस्ट्री को हैंड ओवर करने थे। उसमें से जो सिलेक्ट होगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो परफॉर्म करेगा। यस, फिर भले ना आप छोटे से विलेज से क्यों ना हो, बराबर। तो ये था फर्स्ट राउंड, जो मेरी लाइफ का सबसे मेगा और प्रेशियस गिफ्ट है मेरे लिए, मतलब मेरे बच्चों सबके लिए, बच्चों के लिए भी।
तब हमने जब फॉर्म भरा ना, तब ऐसा था कि लाइक पूरे इंडिया में कहाँ किसी को ऐसे लोग, कितने लोग बैठे हैं, तो हम लोगों को तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि चांस मिले। तभी हमको डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आया कि यू आर सिलेक्टेड, तो लाइक वी पार्टी मोड में आ गए क्योंकि जब वीडियो भेजा तब डिस्ट्रिक्ट में भी Expectations सिलेक्ट नहीं थे। टू नेवर, दूर दूर तक कोई कल्पना सोचा नहीं नहीं थी। था, नहीं हाँ। नहीं, वो हो गया। उसके बाद स्टेट का रिजल्ट निकला, उसमें भी सिलेक्ट पूरे गुजरात स्टेट में सिर्फ 5 एंट्री, अच्छा, गुजरात स्टेट में, उसमें से हमारा नाम निकला। नाइस। Amazing. जस्ट लाइक दैट कि अब तो जम के मेहनत में घूम जा। और मेहनत करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन देते थे सरकार, और थीमेटिकल देते थे। वो पहली बात करो, अब एवरी ईयर है, जब पहला लॉन्च किया तो फिर स्टेट किया, स्टेट के बाद फिर हम लोगों को जोनल था, पूरे भारत देश को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन, बराबर। तो हमारे जोन में 80 एंट्री थी, 80 से आई थिंक ऑलमोस्ट बस इतना एंट्री था हर एक जोन का। उसमें से 25 एंट्री ग्रैंड फिनाले में गई, नेहरू स्टेडियम दिल्ली। अच्छा, तो ग्रैंड फिनाले में हर एक जोन से 20 एंट्री गई, 20 या 25 एंट्री गई, बराबर। तो वो जो 25 गई ना, उसमें हमारा नाम निकला। तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं भाई, मोदी साहब ने इतना चांस दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो हम और मेहनत करें। फिर बहुत सारे लोगों से पूछा कि हमारी कहाँ गलती है, तो हम कभी भी करेक्ट करके आगे निकल पाए। और लास्ट में 80 हुआ, सपोज 20 एंट्री है तो 80 से अबो एंट्री थी ग्रैंड फिनाले में। उन सबको 4:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग था स्टेडियम में, सब कॉस्ट्यूम में प्रॉपरली। हमारा चांस आया आफ्टरनून 4 बजे परफॉर्मेंस का। सुबह 4 मतलब 2 बजे से बच्चे रेडी होना स्टार्ट किया था, क्योंकि 4 बजे पहुंचना हाँ। हमारा चांस आया 4 बजे। बच्चे इतने टेंशन में थे क्योंकि मैं यहाँ पे भी मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो बच्चे सेल्फ गए थे, पूरी टीम मेरी सेल्फ गई थी। तो वहां जाके सब लास्ट में तो सो ही गए थे। रात को 11:30 बजे अनाउंस हुआ रिजल्ट, और वो 80 में से सिलेक्ट हुए थे। तो जो आपने दिल्ली में परफॉर्म किया था वही ना, मतलब 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी को। तब और गरबा वाला सीन गरबा था, है ना, गरबा वाला अपना था। हाँ, गरबा। और पूरे गुजरात में गरबे की एक ही टीम हमारी थी Okay. जो वहां तक पहुंची गरबे में एक। फिर पहला, ये गवर्नमेंट का पहला प्रोजेक्ट था जो ऐसे चांस करने की, राजपथ पे अब से पूरे देश के आर्टिस्ट, भले वो छोटे से विलेज से क्यों ना हो, लेकिन फाइट करके अपने दम पे आओ आगे। तब उसने पहली बार 15 मिनट का स्लॉट दिया राजपथ पे परफॉर्मेंस का। फिर वो पहली बार था, तो सरकार ने और एक चांस दिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखो, हर एक के एक थे। जैसे गरबे की हम थे, पंजाब की थी टीम, हाँ, मराठी सबके अलग-अलग। की, सबके अलग अलग थे। तो जो टीम सिलेक्ट, मतलब जैसे भी टोटल 20 टीम्स थी फाइनल्स में, जो राजपथ पे करने वाले थे, कर्तव्य पथ पे। तो उसमें से सरकार ने बोला कि हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हम बाहर भेज पाए, लेकिन 1 साल का प्रोजेक्ट है, जितने भी टीम को भेज सकते हैं वो लोग try सरकार की करेंगे। ओर से भेजा जाएगा। तो 3-4 टीम का अपडेट्स आया कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि ग्रुप होते थे ना, तो सब मैसेजेस आते थे। तो लकीली ऑस्ट्रेलिया में अकाम फेस्टिवल था। अकाम फेस्टिवल में गरबे की टीम चाहिए थी उनको, अच्छा। कंपलसरी। तो उन लोग ने तो हमारी चिट्ठी निकल गई, खुल गई, और हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया 17 दिन भारत सरकार ने भेजा था। ICCR, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स, सबने, और हिंदू काउंसिल, वो सबके स्टैंप के साथ, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट के साथ। सबसे मेगा अचीवमेंट था हमारा सबका वाइट पासपोर्ट था। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए 17 दिन के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में कैनबेरा, पर्थ, मेलबर्न, ये सब जगह पे हम लोगों का परफॉर्मेंस था। हाँ, और नसीब का पत्ता घुमा, क्योंकि उनके बाद सरकार ने किसी टीम को नहीं भेजा। बस वहाँ अच्छा, पे लॉक हो गया, वो प्रोजेक्ट लॉक हो गया। और अब से सरकार ने ऐसे कर दिया कि अभी भी चल रहा है एवरी ईयर, लेकिन सबको कैश प्लीज बस अभी। अच्छा। वो उस टाइम हमारी लास्ट टीम थी जो वंदे भारतम टाइटल से देश को रिप्रेजेंट करके आई। प्राउड मोमेंट है। बहुत, तभी हिम्मत मिली कि आप कहीं पे भी रहो,
हाँ, कुछ भी कर कुछ भी सकते कर हैं। सकते हैं। कोई बैरियर नहीं है। कोई ये सारा जो प्रोसीजर हुआ इतना सब, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको शेयर करना है, फनी मोमेंट या कुछ भी जो आपको बताना हो? धमाकेदार स्टार्टिंग थी मेरी। स्टार्टिंग मतलब मैं यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया और मेरे साल से पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल डिक्लेयर हुआ। अच्छा। Okay. अब तक नहीं था, उसमें स्पॉन्सर होता है एमएस हाँ। में, तो वो स्पॉन्सर वो साल से आए। मैं खुद चेन्नई थी, अच्छा। तो वहाँ पे डिक्लेयर लेटर आया मुझे कि इस साल आपको गोल्ड मेडल लेने आना है। तो लाइक सरप्राइजिंग कि यूनिवर्सिटी मुझे बैचलर में मिला था मोदी जी के हाथ से, अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ से। और जस्ट गेस वो कौन थे लेजेंडरी जिसके हाथ से मुझे मिला, तो वो थे लता जी, लता मंगेशकर जी। यस, nice. तो यूनिवर्सिटी में लता मंगेशकर जी के हाथ से वो ही समय पे पहली बार लॉन्च हुआ मास्टर में, और वो मुझे मिला। वो ऑनर और इतनी खुशी के साथ मैं कच्छ आई। कच्छ में डांस कंपटीशन अनाउंस हुआ, तो अभी इतना करके आए तो थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है। मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में आप बिलीव नहीं करोगे मुझे मिला कि यू आर रिजेक्टेड। तो थोड़ा मैंने पूछा वाई, मतलब क्या फैक्टर था, कि आप में डांस की सेंस ही नहीं है। अरे बाप रे। बस, तो आप जो मूवमेंट बोल रहे हो ना, तो वो समय पे मैं लिटरली टूट गई कि अच्छा नहीं किया या कोई गलती निकाली, इट्स फाइन, बट आप में, और मैं यूनिवर्सिटी का डांस का ही एमएस डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडल लेके आई थी, और मुझे बोला कि आप में डांसिंग ही नहीं है, डांस का सेंस भी नहीं है आपको। और मैंने अपना इंडियन कल्चर का गाना लिया था, थोड़ा स्लो था लेकिन एक्सप्रेसिव मोड का था, तो उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे मम्मी और मेरे मतलब हम मिलने गए, मुझे प्राइज नहीं चाहिए, आप मुझे देना ही मत, लेकिन मुझे एक परफॉर्मेंस का मौका दो फिनाले में, बराबर। और उसको बताया कि मेरा फील्ड ही अभी मेरा पूरा लाइफ का पाथ क्लासिकल डांस है, तो आप मुझे इतना तो दे ही सकते हो। हर एक बच्चों को आपने 2-2 मिनट दिया है, तो सोचो कि 2 मिनट आपका बीच में टाइम चला गया, ऐसे करके मुझे दो। मैंने थोड़ा प्रेशराइज करके टाइम लिया परफॉर्मेंस का, और मैंने फिनाले में परफॉर्म किया। मैं आज अभी नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत नामी इंस्टीट्यूट से, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की ऐसे, तो मुझे परफॉर्मेंस का चांस दिया। वो उनका बड़प्पन था कि एटलीस्ट मुझे यस किया। और चैंपियन ऑफ द चैंपियन सीरीज जो थी ना, मैंने वो मेरी एज फैक्टर में तो फर्स्ट लिया, लेकिन वो ही कंपटीशन का एक चैंपियन का टैग था, वो मुझे मिला। तब मैं वो ज्यूरी को मिलने गई जिसने मुझे ऑडिशन में रिजेक्ट किया था ना। मैंने उसको वही बोला कि थैंक यू कि आपने जो मुझे एक बार रिजेक्ट किया ना, वो उसने मुझे खड़े होने की ताकत दी, उसके लिए आपका थैंक यू। बस ये था मेरा धमाकेदार। भरतनाट्यम में कितने इयर्स होते हैं और उसके बाद कब डिग्री मिलती है, तो थोड़ा वो ब्रीफली एक्सप्लेन करो। देखो, अभी के लिए सारे पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि दीदी 10th के बाद बच्चों को बाहर भेजना है, पढ़ाई के बीच में आ रहा है, छोड़ना नहीं है, करना भी है, साइंस है, डॉक्टर में जाना है, तो फिर कैसे करें। वो सबके लिए मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि इन जनरल 7 to 8 years बच्चों का स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपरली होता है ज्वाइन करने के लिए। आपने उसको ज्वाइन करवाया, अभी ये जो अखिल भारतीय और उन लोगों का जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग 3rd ईयर से आप अटकोगे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उसमें 12 साल 13 साल 14 साल क्राइटेरिया होता है, और वो बहुत समझ के बनाया है, वो गलत नहीं है, बिकॉज कि इसमें थियरी पेपर्स भी आते हैं। तो जो बच्चा 8-9 साल का होता है ना, वो थियरी जस्टिफाई नहीं कर सकता है, तो रिजल्ट आता है नेगेटिव। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो स्ट्रक्चर जो एज का है ना, वही स्ट्रक्चर पे एग्जाम दिलवाओ, तो वो स्ट्रक्चर फॉलो करने से 10th 12th आ जाता है। तो हमारे एकेडमी का क्या पैटर्न है कि हम 7 साल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्टेप वाइज, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th 5th 6th 7th, जब तक वो 7th करते हैं ना, तब तक मोस्टली 9th स्टैंडर्ड में होता है, 8th या 9th स्टैंडर्ड। फिर एग्जाम दिलवाते हो। अभी आपने कंप्लीट कर लिया ना, 10th से उनका फोकस पूरा, क्योंकि वो क्लास भी नहीं आ पाते, तो हम लोग उसको स्पेशली वीकली वंस अलग से सेट कर देते हैं पढ़ाई वाले बच्चों को, ताकि उनका मोल्डिंग डिस्कनेक्ट ना हो जाए डांस के साथ, बराबर। और जैसे 10th मार्च में खत्म हो गया, अप्रैल मई में एग्जाम दिलवा दी, फिर 1.5 महीना नॉन स्टॉप प्रैक्टिस। वैसे वीकली वंस तो आते ही है, लेकिन 1.5 महीना रन थ्रू प्रैक्टिस वापस कंटिन्यू। यस। तो कभी भी आपको अपना हॉबी या तो अपना जो विश है वो अधूरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और स्टडी भी छोड़ना नहीं पड़ता। मानो कि आप बाहर चले गए, तो क्या रहता है
तो हमारी एकेडमी से स्पेशली उनको नाइट में, रात को, क्योंकि 9:30 के बाद मोस्टली कोई भी इंस्टीट्यूट के कोचिंग नहीं होते, बराबर, तो उनको हम ऑनलाइन वही बच्चों को करवाते जो हम हमसे 7 साल प्रॉपरली सीख के गए। Okay. मतलब आप प्रॉपरली करके गए हो, अब हमको आपको कंटिन्यू रखना है, बस लिंक नहीं तोड़नी, लिंक नहीं तोड़ना है। और फिर जब भी आपका दिसंबर या तो मई, जो टर्म में आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम स्लॉट नहीं होता है, वो समय पे हम उसका एग्जाम का फॉर्म करवाते हैं। तो आप डॉक्टर भी बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, MBA कंप्लीट कर लेते हो, क्लासिकल डांस और डांसर भी बन जाते हो। तो आपकी कोई एक एडवाइस, कोई बिगनर्स हो या उसको कुछ एडवाइस दोगे या कुछ आपके पास है? मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप डेफिनेटली कोई भी इंडियन आर्ट फॉर्म से जुड़ो, और बेसिकली डांसिंग से मेरी लाइफ में इतना बेनिफिट्स हुए हैं, नॉट ओनली पार्ट ऑफ कैरियर बट लाइफ को बैलेंस करना प्रॉपरली, लाइफ में हर एक सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन लेने का पावर वो आपको आपका आर्ट देता है, आपको खड़े होने की स्ट्रेंथ देती है। जैसे कि आपको एकेडमी जाना है, 6 से 7 पढ़ना भी है, ट्यूशन भी जाना है, ये भी करना है, घर का काम भी करना है, टाइम मैनेजमेंट हो गया। बहुत अच्छे से सिखाता है। दूसरा बात फिजिकल वर्क, क्योंकि अभी के समय में जॉब वगैरह AC में बहुत होता है, तो फिजिकल वर्कआउट करना है। आप जिम जाओ, वहाँ जाओ, उनसे बेटर है कि अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए रहो, ताकि आपका फिजिकल लेआउट इतना सिस्टमेटिक। मेरा कॉलेज टाइम से जितना वेट है ना, आफ्टर 2 किड और इतने साल के जर्नी के बाद सेम वेट, कांस्टेंट रहा है फिर तो। कांस्टेंट, ओके, डांस की वजह से। ओनली बिकॉज ऑफ डांस ओनली। और बहुत दूसरे भी बेनिफिट्स, एज अ गर्ल तो इतने सारे बेनिफिट्स है कि जेनेटिकल बोलो कि रूटीन के लिए भी, ये सारा आपको एक सिस्टम में रखता है, ओके, बॉडी लाइन आपका। तो आर्ट फॉर्म और इंडियन कल्चर से जुड़े रहने से अपने देश के प्रति मान, अपनी कला के प्रति मान, और आपके वर्ताव में विनय और विवेक आता है। सबसे मेन थिंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आपका नेक्स्ट गोल क्या है भरतनाट्यम में अभी? मतलब ये एंड है कि अभी कोई है नेक्स्ट गोल? देखो, लाइफ इज अ जर्नी, इज ऑल अबाउट बिगिंस। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि कच्छ में रह के हर एक आर्टिस्ट को, छोटा बड़ा, देखो हमारी एकेडमी में है ना, कभी भी फाइनेंशियली अप डाउन का भेद नहीं है, हर एक को इक्वल लेवल से चांस मिलता है। और हम उनको चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जुड़ के, जैसे कला, ये हमारी स्टार्टअप है, सारे कॉम्पिटिशन्स में हम बच्चों को लेके ही जाते हैं, और चलते मुझे वर्ल्ड पेज पे पूरा कच्छ चाहिए, और वो भी अपनी परंपरा को लेके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब भरतनाट्यम? भाव राग ताल से जुड़ो। फेवरेट सॉन्ग टू डांस टू? मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, एक्सप्रेसिंग स्टोरी इन दैट। ओके, हील्स और बेयरफुट? सॉरी, हील्स या बेयरफुट? Barefoot. Worst excuse you have heard about from a student? Actually never, but sometime yes, about birthdays parties. Yes. Imagine. One food you crave after long practice? Healthy. या मतलब कुछ भी? हाँ, एक्चुअली फ्रूट ड्रिंक, मतलब जूसेस या फ्रूट्स एंड नट्स आई प्रेफर बिकॉज ऑफ फास्टेस्ट एनर्जी। Okay. International stage or local audience? What's more fun? International stage or Local audience, yeah, local stage. okay. Actually, two sides. Actually, local fun with local because they can understand easily. Normal अपने ही लोगों का होता है इसलिए, और internationally that's why because कि internationally people के मन में जो इंडियन कल्चर के प्रति मान है ना, मतलब आपको उसकी कल्पना ही नहीं होगी। हार्ड क्या है, लर्न करवाना या सीखना, मतलब खुद लर्न करना या लोगों को सिखाना? एक्चुअली सीखते सीखना, Okay. सिखाते सीखना। सॉरी। मोस्ट ओवरयूज्ड डायलॉग इन योर डांस क्लास? टेक करे मंडी। A myth about Bharatanatyam you want to bust? डेफिनेटली अबाउट हिप। सबके माइंड में ऐसा है कि उसकी वजह से स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, आपका बॉडी लाइन खराब हो जाता है।
मैं बोलूँगी कि सिंस मैं कितने साल की 15 साल से 42 इयर्स के जर्नी में सेम वेट के साथ मैं काम कर रही हूँ, बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड एंड रूटीन लाइफ में ओनली बिकॉज ऑफ भरतनाट्यम. सो वो मिथ्स जो है वो आपके माइंड से निकालो. गुरु का काम है प्रॉपर टेक्निक सिखाना, वो टेक्निक को फॉलो करना आपका काम है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. इफ भरतनाट्यम नहीं तो कौन सा डांस फॉर्म चूज करोगे? अदर नेक्स्ट आफ्टर देन भरतनाट्यम कथक. ओके. लॉन्ग प्रैक्टिस सेशंस और लास्ट मिनट स्टेज प्रेप? प्रेफरेंस हाँ. देखो, विथ प्रैक्टिस यू आर एबल टू डू. हाँ, बट आप क्या सिलेक्ट करोगे? ये लास्ट मोमेंट पे कुछ अपने चेंज किए डांस, मतलब कुछ भी स्टेप्स या कुछ भी, या फिर लॉन्ग प्रैक्टिस सेशंस ऐसा? लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन से कभी कभी फास्टेस्ट चेंजेस करना पड़ता है. ओके. करना पड़ता है. कभी कभी क्या होता है कि हमको पता चला कि इसके लिए ये जरूरी है, बच्चे रेडी होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग प्रैक्टिस से रेडी हो गए होते हैं. वन बॉलीवुड एक्टर यू थिंक यू कुड मतलब शी कुड नेल भरतनाट्यम? बॉलीवुड एक्टर मस्ट बी. मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा एक्टर है जो भरतनाट्यम किल करेगा? आई इंस्पायर्ड या नहीं, कौन सा आपके ऐसा अकॉर्डिंग ऐसा कौन है, कौन सा एक्टर है जो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से कर सकता है, मतलब नेल करेगा एकदम? हाँ, टॉप नॉच. भरतनाट्यम. हाँ. एक्चुअली वो पास्ट हीरोइन थी, हाँ, कोई बात नहीं. मधुबाला. मधुबाला. ओके. फनीएस्ट ऑन स्टेज ब्लूपर यू हैव हैड? यस, मतलब मेरी फनी मेरी खुद की. हाँ, आपकी. गिर गई चारों डांस में, लेकिन गिरने के बाद खड़ी ऐसी हुई ना कि आप भी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बैरल मुंह से मैं वापस खड़ी हो गई, लेकिन मेरे खुद की चनिए पैर में आके मैं नीचे गिरी थी. आफ्टर मैरिज आपको कोई डिफिकल्टीज आई या फिर कैसे, मतलब अपने support लाइफ को है? कैसे मैनेज किया ये भरतनाट्यम के साथ ऐसा? एक्चुअली मेरे स्टेज में मतलब दिन दुगुना रात चौगुना जैसा, लाइक आफ्टर मैरिज डिफिकल्टीज से ज़्यादा सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से मैं बहुत आगे निकल पाई. Okay. और वो है मेरे हस्बैंड, स्पेसिफिकली मिस्टर मयूर शाह, जिसने वो खुद बिजनेसमैन है, Okay. लेकिन हर एक पड़ाव पे, मैंने पहले ही बताया कि मेरे घर में फैमिली की प्रायोरिटी रहती है कैरियर के साथ, तो घर को और मैं खुद पीछे नहीं रह जाऊंगा, वो केयर उसने किया. ओके. घर की केयर मैंने की ताकि परिवार डिस्टर्ब ना हो और मैं करियर में डिस्टर्ब ना हो, उनकी केयर मेरे हस्बैंड ने किया. नाइस. तो मैं आज जहाँ पे भी पहुँच पाई हूँ, सबसे पहले तो मेरे मम्मी, मेरे गुरु स्मृति बेन, ज्योतिका बेन, सर, सब लोग, और मेरे परिवार और मेरे हस्बैंड. तो वो मेरे लाइफ के बहुत बड़े, मतलब मैं उनकी आभारी हूँ कि आज मैं जहाँ पे भी कुछ भी कर पा रही हूँ तो वो सबकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से कर पा रही हूँ. डेफिनेटली सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है. Yes, yes. ओके, आई एम ग्लैड यू आर हियर. हम लोग को इतना नॉलेज दिया, लोगों को इतना इंस्पायर किया, और अब इससे ज़्यादा तो अब शायद इससे लोग और इंस्पायर होकर ज्वाइन करेंगे और उनका पैशन कंप्लीट करेंगे. एक्चुअली अब तक जो थे ना मिथ्स के 10th के बाद नहीं कर सकते हो या कोई बड़ी एज में नहीं कर सकते, तो अब सब उनके पैशन कंप्लीट हो. एक्चुअली क्या था कि मेरी जो गुरु है स्मृति बेन, डॉक्टर स्मृति बेन वाघेला, और मेरी मम्मी, वो मेन है. इवन टिल टुडे जहाँ पे भी मैं अटक जाती हूँ ना, मैं स्मृति दीदी को कॉल करती हूँ. सिर्फ कॉल करती हूँ, एक ही स्टेटमेंट आता है, हो जाएगा. और वही कभी मेरे बच्चे मुझे फोन करते हैं, हो जाएगा, और सच में हो जाता है. नाइस. अच्छा है. इसलिए थैंक यू.